नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का देव विद्यापीठ के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं। साथियों, हमने पिछले अध्याय में या पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था यूनिट 2 का जितना भी टॉपिक था, सबको हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था, ठीक। और बीए प्रथम सेमेस्टर का है राजनीति विज्ञान, तो हमने यूनिट 3 इसमें पढ़ाने का निर्णय लिया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक एक यूनिट इसी हिसाब से आपका कवर करा दूँ जब तक आपके नवंबर दिसंबर में पेपर होने वाले हैं बीए प्रथम सेमेस्टर 2024 के, ठीक है, 2024-25 के। जो भी आपको डाउट हो उसको कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं जवाब देने का भरपूर कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 3, ठीक, जो बीए प्रथम सेमेस्टर राजनीति विज्ञान है, जिसमें हमने आपको टॉपिक में यूनिट 3 के टॉपिक में जब सिलेबस डिस्कस किया था तो उसमें बताया था कि हमें पढ़ना क्या है इसमें। तो हमने यह आपको बताया था कि इसमें हमें पढ़ना है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इन 3 टॉपिक के बारे में हमें इस यूनिट में पढ़ना है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं, जितना बड़ा यूनिट 2 था आपका उससे कहीं छोटा ही है, ठीक। तो टेंशन नहीं लेंगे आप लोग, एकदम मज़े से पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, या मूल अधिकार भी इसी चीज़ को कहते हैं। तो सबसे पहले भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार, यानी जो भारतीय संविधान है भारत का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसके अंतर्गत जो मूल अधिकार हम लोग को प्राप्त हैं उसके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो अध्याय 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, यानी संविधान का जो अध्याय 3 है, ठीक है, उसके अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो दिया गया है 7 अधिकार आपको प्राप्त हैं। कौन से अधिकार? मूल अधिकार, जो सभी को मिलना ही चाहिए। तो उनमें से सबसे पहले आपका आता है समता का अधिकार। समता का अधिकार पहला है। इसी तरह से 7 अधिकार हैं, 6 और पढ़ेंगे, ये पहला है, ठीक। 7 अधिकारों में से एक पहला है समता का अधिकार। इसके अंतर्गत भी उप हेडिंग दिए गए हैं, उसके बारे में डिस्कस भरपूर करेंगे, ठीक। तो यह प्रजातंत्र का आधार है, ठीक। समता का जो अधिकार है पहला, यानी कि मूल अधिकार का पहला जो हेडिंग है समता का अधिकार, यह प्रजा का आधार है। यानी प्रजा का आधार इसलिए है क्योंकि हर आदमी को इस चीज़ की आवश्यकता होती है समाज में, ठीक। तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक 5 समानताएं, समता के अधिकार में भी 5 समानताएं दी गई हैं, जैसे ABC करके मैंने लिखा है। और 6 और भी आपकी मेन हेडिंग है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 14 से लेकर 18 तक यानी 5 समानताएं जो हैं हमारी, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया है कानून के समक्ष समानता। यह क्या है आपको बता दें, कानून के समक्ष समानता, यानी कि आर्टिकल 14 में दिया गया है क्या? कानून के समक्ष समानता। भारत के राज्य क्षेत्र में, राज्य का आप लोग पूरे भारत से समझेंगे, ठीक। जो राज्य, जो इस पे राज कर रहा है इस समय, प्रधानमंत्री हो या कुछ कोई भी हो, तो जो राज कर रहे हैं उनके अंतर्गत क्षेत्र आता है, यानी पूरे भारत को लेकर कहा गया है राज्य। इसे किसी एक राज्य को मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो पूरे भारत को लेकर के राज्य कहा गया है। तो भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता व कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? एकदम आसान है, कुछ नहीं है। आर्टिकल 14 से 18 तक मूल कर्तव्य जो दिए गए हैं, उसमें 14 जो आर्टिकल आपका है 14, उसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत में जो भी राज करेगा वह किसी व्यक्ति को, यानी किसी भी व्यक्ति को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष समानता ये नहीं होना चाहिए कि अमीरों के लिए कुछ अलग कानून हो, गरीबों के लिए अलग हो, इस जात के लिए अलग हो, उस जात के लिए अलग हो, ठीक।
तो कानून के समक्ष मतलब संविधान मतलब सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में आप जाएंगे तो वहाँ सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। वह कानून के समक्ष समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि जो कानून का समान संरक्षण है, अधिकार जो है, आपको उससे वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 14 में था। अब आर्टिकल 15 देखते हैं, सामाजिक समानता। यह भी बहुत मेन होता है आपके लिए। आर्टिकल 15 में दिया गया है, राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध, यानी राज्य का मतलब पूरे भारत से लेकर के है, ठीक, मतलब पूरे भारत के किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, नस्ल, नस्ल का मतलब होता है मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि इसमें कहा गया है कि राज्य यानी भारत जो है, इसके जो भारत के जो भी नागरिक हैं उनके विरुद्ध धर्म, जैसे सिख धर्म, ईसाई, मुस्लिम, कोई भी, हिंदू धर्म हो, किसी को कोई इस तरह से सता नहीं सकता, ठीक है। और मूल वंश, यानी मूल वंश जिस परिवार से आप हो, जाति हो गई आपकी, कोई भी जाति होती है, जैसे कोई भी जात ले लीजिए, ब्राह्मण या शूद्र, या शूद्र तो अब नहीं चलता है, पहले वर्ण जात के आधार पे आता था। आज के समय में जात जैसे कोई आपका यादव है, कोई ब्राह्मण है, कोई मिश्रा, ये वो ठाकुर इत्यादि, ये इस तरह से कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए। लिंग के आधार पे, यानी नर हो या मादा, यानी पुरुष हो या स्त्री हो, इस तरह से भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जन्म स्थान, यानी कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के हो तो आप बिहार गए तो वहाँ किसी तरह का भेदभाव हो। इस तरह के अधिकार आपको मिलते हैं कि मतलब इस तरह का जो भी चीज़ होगा, धर्म के आधार पे, नस्ल यानी मूल वंश के आधार पे, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा आपसे, ठीक है। और उसके बाद दिया गया है सेवा प्राप्ति के अवसर में समानता। यह आर्टिकल 16 में दिया गया है। आर्टिकल 16 आपको याद रखना है पूरा। तो इसमें क्या है, राज्य अपने अधीन, मतलब राज्य का मतलब भारत, अपने अधीन मतलब इसके अंतर्गत जो भी पद होंगे सरकारी नौकरी या किसी भी चीज़ के लिए, नियुक्ति करने के संबंध में समान अवसर सबको उपलब्ध कराएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब ऐसा नहीं करना है कि मतलब उच्च जाति यानी ब्राह्मण को नौकरी पे बैठा दो सरकारी में और खाता पीता रहे, ऐसा नहीं करना है। सबके साथ समान व्यवहार करना है। जब भी कोई फॉर्म आता है सरकारी नौकरी का या किसी भी चीज़ का, तो जितना आरक्षण आपको मिला है उसी हिसाब से सब कुछ होगा। तो इस संबंध में सबको अपने अनुसार, योग्यता के अनुसार सबको अप्लाई करने का छूट है। उसके बाद डी वाला यानी आर्टिकल 17 में हम देखते हैं छुआछूत खत्म हो गया। अस्पृश्यता का अंत, यानी कि इसमें छुआछूत आपका पूरी तरह से खत्म। लेकिन आप लोग अभी भी देखेंगे छुआछूत कहीं ना कहीं होता ही है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। और एक और है आपका, वो भी दिखा देते हैं, ई वाला यानी आर्टिकल 18। तो आर्टिकल 18 यानी उपलब्धियों का अंत। उपलब्धियों का अंत, जैसे आर्टिकल 18 में यही कहा गया है कि सेवा अथवा शिक्षा संबंधी सेवा, जैसे मतलब देश की सेवा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं बॉर्डर पे जाके, इस तरह की जो है, जैसे मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मतलब आर्मी के जो भी चीफ ऑफिसर इत्यादि होते हैं, उनके अलावा तथा शिक्षा संबंधी, जैसे पीएचडी करने के बाद डॉक्टर लग जाता है, इन सब उपाधियों के अलावा राज्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ठीक है। और अपवाद के रूप में आप यह देख सकते हैं कि 1950 से भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री मतलब मिलता आ रहा है। जो व्यक्ति अच्छा काम करता है अपना, मतलब अपने देश के लिए कोई अच्छा काम करता है, उनको भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री इत्यादि चीज़ें दी जाती हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो 1977 में कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, जिससे 1977 में इसे खत्म किया। इसे भी एक तरह की उपाधि ही माना जाता है, ठीक। परंतु कुछ सोच विचार करके 1980 में फिर से लागू किया गया, जो कि आज भी
दिया जा रहा है। जो भारत के कोई योद्धा हों या अच्छे अच्छे काम करें भारत के लिए, उनको ये सब अवार्ड दिए जाते हैं। तो इसे अपवाद के रूप में माना गया है। और इसके अलावा 18 के अंतर्गत, आर्टिकल 18 के अंतर्गत यही आया है कि सेवा यानी आर्मी में हो या किसी भी जगह पे आप एसआई हो या फिर डॉक्टर हो, आईएएस हो, कुछ भी हो, सेवा करने और शिक्षा संबंधी उपलब्धियों के अलावा राज्य कोई भी उपाधि आपको प्रदान नहीं करेगा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों को भी बताइए, ताकि मैं और भी वीडियो लाकर आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।